हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 10th का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। करना पड़े। यहाँ पे हम लोग 75 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं इतिहास के कितने क्वेश्चन को, तो 75 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीएससीबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 1 है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, इन सभी क्वेश्चन को मैंने एक पीडीएफ में लिखा है और इस पीडीएफ के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। और 75 क्वेश्चन में से आपको 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर 1 है। ऐसे ही हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। और जब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक मैराथन सेशन चालू करेंगे, जिसमें हम लोग आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा और उसमें से लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसकी व्याख्या दी गई है, इटली और जर्मनी मध्य यूरोपीय महाद्वीप के ऐतिहासिक राष्ट्र हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1848 में फ्रांस के किस चित्रकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों की कल्पना की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेडरिक सरयू। व्याख्या इसका थोड़ा दे रहा है, डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ। फ्रांसीसी चित्रकार फेडरिक सरयू ने प्रजातांत्रिक राज्यों का आदर्श चित्र बनाया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1848 में फ्रांस के किस चित्रकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की कल्पना की गई थी? वो कौन थे? तो फेडरिक सरयू थे। तीसरा क्वेश्चन, फेडरिक सरयू के चित्र में स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डीप क्वेश्चन है। शायद ये बोर्ड एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फेडरिक सरयू के चित्र में स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में क्या है? तो ज्ञानोदेव की मशाल है। तो दूसरे हाथ में क्या है? ये शायद पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। तो क्या है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र पूछ सकता है, क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। क्या है? तो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। चौथा क्वेश्चन है, यूटोपिया यानी इसका नाम है यूटोपिया का तात्पर्य क्या है? यूटोपिया का तात्पर्य क्या है? तो यूटोपिया का तात्पर्य क्या है? एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। यूटोपिया का तात्पर्य क्या है? एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। यूटोपिया का तात्पर्य यही है। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1789 को बत्सील के पतन के साथ ही फ्रांसीसी की क्रांति क्या हो गई थी? आरंभ हो गई थी। छठा क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? तो वो कौन सा वंश था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बुब्रो वंश। व्याख्या, लुई 14वां बुब्रो वंश का निरंकुश शासक था। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में लुई 14वां के बारे में, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। लुई 14वां नहीं, लुई 16वां इसका नाम है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बुब्रो वंश था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाने के लिए किन दो विचारों पर बल दिया गया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के समूह की पहचान की भावना को बढ़ाने के लिए किन दो विचारों पर बल दिया गया था? तो वो क्या था? पितृभूमि और नागरिक।
पितृभूमि और नागरिक, ये दो ऐसे विचार है जिसपे बल दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेटस जनरल का चुनाव करके उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेटस जनरल का चुनाव करके उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, तो नेशनल असेंबली। क्या होगा इसका आंसर, नेशनल असेंबली, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने राष्ट्र क्या है यानी व्हाट इज नेशन की परिभाषा दी। सॉरी इसके लिए। 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने राष्ट्र क्या है यानी व्हाट इज अ नेशन की परिभाषा दी थी, तो ये कौन थे, अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। रेनन के अनुसार राष्ट्र दैनिक जनमत संग्रह है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो रेनन के अनुसार राष्ट्र एक दैनिक जनमत संग्रह है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग वीवीआईटी कर लीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में नागरिक संहिता किस वर्ष लागू की थी, तो ये किस वर्ष था, तो 1804 में। व्याख्या इसका क्या बोलता है, 1804 के नेपोलियन कोड ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। इस नेपोलियन कोड के अनुसार 1804 के नेपोलियन कोड ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी मतलब राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, इसका तात्पर्य ये है। जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, अगर वो योग्य नहीं है तो वो शासक नहीं बन सकता है, ये इस कोड के अनुसार बताया गया। नेपोलियन कोड का मुख्य प्रावधान क्या नहीं था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन्मजात विशेषाधिकारों का अंत, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, जन्म के आधार पर करों में छूट देना, ये इसमें क्या नहीं था नेपोलियन कोड के अनुसार, तो इसमें ये नहीं था कि जन्म के आधार पर छूट देना, ये नहीं था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध यानी बैटल ऑफ वाटरलू किस वर्ष लड़ा गया था। बैटल ऑफ वाटरलू किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1815 में लड़ा गया था। 1815 में लड़ा गया था बैटल ऑफ वाटरलू, यानी प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में। 1815 में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1815 की वियना कांग्रेस यानी कांग्रेस ऑफ वियना की मेजबानी किस ऑस्ट्रियाई चांसलर ने की थी। 1815 की वियना कांग्रेस यानी कांग्रेस ऑफ वियना की मेजबानी किस ऑस्ट्रियाई चांसलर ने की थी, तो इनका क्या नाम था, ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम था, ड्यूक मैटरनिक, यानी ऑप्शन बी। व्याख्या क्या है, तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, वीना सम्मेलन 1815 में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। वीना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था, और इसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, तो स्विट्जरलैंड इसमें शामिल नहीं हुआ था। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया इसके प्रमुख शामिल होने वाले सदस्य थे, ये नोट कर लीजिएगा। 1815 की वीना की संधि के बाद फ्रांस में पुनः किस राजवंश को सत्ता सौंपी गई, यानी 1815 की वीना संधि के बाद फ्रांस में पुनः किस राजवंश को सत्ता सौंपी गई, तो ये कौन था, बुब्रो राजवंश था। कौन था, बुब्रो राजवंश था। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपोलियन द्वारा गठित 39 जर्मन राज्यों के महासंघ को वीना कांग्रेस में क्या किया गया। नेपोलियन द्वारा गठित 39 जर्मन राज्यों के महासंघ को वीना कांग्रेस में क्या किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका नाम है बरकरार रखा गया, मतलब वैसे ही रखा गया, बरकरार रखा गया मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया। ऑस्ट्रिया में मिला लिया गया, नहीं मिलाया गया। फ्रांस को दे दिया गया, नहीं मिलाया गया, मतलब नहीं दिया गया, बरकरार रखा गया। 17वां क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द लातिन यानी लैटिन भाषा के किस मूल शब्द से बना है। उदारवाद शब्द यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के किस मूल शब्द से बना है, तो ये क्या होगा, लीबर, और ये ऑप्शन बी लीबर। व्याख्या, लातिन शब्द लीबर का अर्थ आजाद होता है। लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, आजाद होता है। 18वां क्वेश्चन है, 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित सीमा शुल्क संघ का क्या नाम था। 1834 में
पर्सा की पहल पर स्थापित सीमा शुल्क संघ का क्या नाम था? ये आप नोट कीजिएगा, इसमें क्या होगा? तो जल वेराइन, जॉल वेराइन होगा इसे, इसका आंसर यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 19वां, जॉल वेराइन संघ ने जर्मनी राज्य के बीच मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर कितनी कर दी थी? जॉल वेराइन संघ ने जर्मनी राज्यों के बीच मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर कितनी कर दी थी? तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। 2 कर दिया था। कितना कर दिया था? 2 कर दिया था। 20वां क्वेश्चन है, जूसेफ मेत्सिनी का जन्म 1807 में किस शहर में हुआ था? पहला ये है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जूसेफ मेत्सिनी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था। और किस शहर में हुआ था? तो जनेवा में हुआ था। किस शहर में हुआ था? जनेवा में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, मेत्सिनी युवा अवस्था में किस गुप्त गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना था? मेत्सिनी युवा अवस्था में किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना था? तो इसका कौन था? कार्बोनारी। कार्बोनारी। ये कौन सा संगठन है? कौन से संगठन का सदस्य बना था? तो कार्बोनारी संगठन का सदस्य बना था। 22वां क्वेश्चन है, 1831 में 1831 में मेत्सिनी ने मार्सेई 1831 में मेर्सनी ने मार्सेई में किस संगठन की स्थापना की थी? किस संगठन की स्थापना की थी? तो यंग इटली संगठन की स्थापना कौन किया था 1831 में? तो मेत्सिनी ने की थी। ठीक है, यंग इटली नाम नाम था। ठीक है, 1833 में बर्न में 1833 में बर्न में मेत्सनी द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? 1833 में बर्न में मेत्सनी द्वारा स्थापित संगठन का क्या नाम था? क्या नाम था? तो इसका नाम था यंग यूरोप। जैसे यहाँ पे यंग यूरोप 1831 में किस संगठन का स्थापना किया था? तो इटली, यंग इटली। और 1833 में यंग यूरोप। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मार्टिन मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था? तो जूसेफ मेत्सनी को। किसे कहा था? जूसेफ मेत्सनी, यानी ऑप्शन सी, जूसेफ मेत्सनी को कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किसे संवैधानिक राजतंत्र का राजा बनाया गया? फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किसे राजनीतिक राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र का राजा बनाया गया? तो लुई फिलिप। क्या है इसका ऑप्शन आंसर? क्या है? लुई फिलिप। क्या होगा इसका आंसर? लुई फिलिप। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये काफी इंपोर्टेंट, इसको आप लोग वीवीआई में रखिएगा। इसको आप लोग वीवीआई में रखिएगा। यह प्रसिद्ध कथन कथन किसका है? तो मेटरनिक का है। क्या है? मेटरनिक का। मेटरनिक ने क्या बोला था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर किस देश ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त की? जुलाई 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर किस देश ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो वो देश का नाम क्या था? बेल्जियम नाम था। क्या नाम था? बेल्जियम नाम था। क्या नाम था? बेल्जियम नाम था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनान किस साम्राज्य के अधीन 15वीं शताब्दी सदी में गुलाम था? यूनान किस साम्राज्य के अधीन 15वीं सदी में गुलाम था? तो इसका नाम क्या था? ओटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ओटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ओटोमन एम्पायर, यानी ओटोमन साम्राज्य नाम था। उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, यूनान यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1821 में। 1821 में। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध उसके बाद है उसके बाद प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के किस बीमारी से हुई थी? यानी प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस बीमारी से हुई थी? तो नाम क्या था इसका? नाम कौन सा बीमारी था? तो फीवर था। क्या था? फीवर था। फीवर यानी बुखार। किस संधि के तहत 1832 में यूनान को एक स्वतंत्रता किस संधि के तहत 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के तहत 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इस संधि का नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया। ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया की संधि। यूरोपीय सभ्यता का पालन यानी कार्डेल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान ग्रीस को। पालना किसे का नहीं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यानी यूनान यानी ग्रीस को। रूमानीवादी मुख्य रूप से क्या है? रोमांटिसिज्म मुख्य रूप से क्या है? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन। क्या है? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जर्मनी दार्शनिक जोहान जर्मनी दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के अनुसार जर्मन सच्ची जर्मन संस्कृति संस्कृति किसमें नहीं थी? यानी जर्मनी दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड हंडर हर्डर के अनुसार सच्ची जर्मन संस्कृति किसमें नहीं थी? तो इसका नाम क्या है? तो यानी आम लोगो यानी दास वोल्क में। ठीक है। जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? इसको आप लोग नोट कीजिएगा। जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र की सच्ची आत्मा है। जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्र की सच्ची आत्मा। जर्मन शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्र की सच्ची आत्मा। मैं अभी यहाँ पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। जो 25 ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ ये क्लास 10th के हिस्ट्री की एनसीईआरटी यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वैसे लोग जो बिहार बोर्ड का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं 36वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। 1831 में रूसी शासन के खिलाफ किस देश में एक असफल सशस्त्र विद्रोह हुआ था? 1831 में रूसी शासन के खिलाफ किस देश में एक असफल सशस्त्र विद्रोह हुआ था? तो क्या नाम था? पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड। पोलैंड एक यूरोपीय देश है। क्या नाम था? पोलैंड। 1848 में के सर्व जर्मन जर्मन 1848 में जर्मन के सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के 831 प्रतिनिधियों ने किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजित किया था? 1848 के जर्मनी के सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के 1831 प्रतिनिधियों के किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे आयोजित किया था? तो सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च ये आप नोटिस कर लीजिएगा। सेंट पॉल चर्च। 1848 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र का मुकुट किस पर्सा के राजा को पहनाने की पेश की गई जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेडरिक विल्हेम चतुर्थ। फेडरिक विल्हेम चतुर्थ। ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किस राज्य ने संभाला था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किस राज्य ने संभाला था? तो पर्सा ने संभाला था। किस राज्य ने संभाला था? पर्सा ने संभाला था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट कौन था? तो ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क एक पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क क्या था? पर्सा का चांसलर था। ये भी VBI है। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई या रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क यानी ऑप्शन सी। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 7 वर्षों यानी 1864 से लेकर 1871 के दौरान कितने युद्ध लड़े थे? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 7 वर्षों के दौरान कितने युद्ध लड़े थे? तो कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 युद्ध लड़े थे। कौन कौन युद्ध थे? तो एक डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 और फ्रांस 1870 से 71 के साथ। उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ? तो क्या नाम था? सेडेवा का युद्ध। क्या नाम था? तो सेडेवा का युद्ध। ऑप्शन बी। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंकफर्ट की संधि यानी ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट किस वर्ष किस तिथि को हुई थी?
तो 10 मई 1871 को हुई थी, 10 मई 1871 को हुई थी। व्याख्या, इस संधि से जर्मन एकीकरण पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में किस एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया, किसे एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था? तो काइजर विलियम प्रथम। क्या नाम था उसका? काइजर विलियम प्रथम, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए काइजर विलियम प्रथम। 47 नंबर, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभाजित था? 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली, यानी 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभाजित था? तो 7 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में विभाजित था? 7 राज्यों में विभाजित था। 19वीं सदी, 19वीं सदी में इटली का कौन सा एकमात्र राज्य था जहां इतालवी राजघरानों का शासन था? 19वीं सदी में इटली का कौन सा एकमात्र राज्य था जहां इतालवी राजघरानों का शासन था? तो कौन था? उसका नाम है ऑप्शन ए, यानी सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट। ये एक ऐसा राज्य था जहां पे 19वीं शताब्दी में इतालविया इतालविया राजघराने का शासन था। 19वां नंबर। एक दो और क्वेश्चन बचे हैं, तो इसके बाद जो और 25 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वीवीआई के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो और इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आज से स्टार्ट हो गया है और ये काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव में आप सभी के सामने कवर करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इटली के मध्य भाग पर किसका प्रत्यक्ष शासन था? तो पोप का शासन था। इटली के मध्य भाग पर किसका प्रत्यक्ष शासन था? तो पोप का शासन था। 50वां नंबर ऑब्जेक्टिव आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं, और ये एक अंतिम ऑब्जेक्टिव है, और इसी के साथ में आप लोगों के साथ विदा लेना चाहूंगा। और एक बात अंतिम ये बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए यदि आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने, सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर, यानी काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ आज का ऑब्जेक्टिव मेरा खत्म हुआ, और बात करते हैं कल। अब बात करेंगे हम लोग, कल बात करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 25 जो और ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं उसको मैं कवर करा दूंगा। और इतना समझ लीजिए कि इस चैप्टर से आपको 2-3 प्रश्न या लगभग 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।